हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। बात हमने तो ज़ाहिर है जिन स्टोरियों पर करनी थी, लेकिन एक छोटी सी अड़चन आ गई। एक मच्छर घूम रहा था, पता नहीं कहाँ से और पता नहीं कहाँ से आया। और ये हमारे प्रोग्राम के साथ ही क्यों होता है कि जब हम प्रोग्राम करने बैठते हैं, एक कहीं से कोई वीडियो नाजिल हो जाती है। तो जनाब एक वीडियो आई डॉक्टर आसिम रिटर्न्स के नाम से, जो कि एक वीडियो आपने कल देखी जिसमें हमने बात की, आज आई जिसमें आसिफ अली ज़रदारी के बारे में बात की गई कि उनके कौन से कारोबार कौन संभाल रहा है, जिसके सबसे बड़ा इंकशाफ जो ये था कि आसिफ अली ज़रदारी का अमेरिका का कारोबार जो है एक ऐसी सेक्रेटरी चलाती हैं जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, डॉक्टर आसिम का ये कहना है। तो अब आप सोच सकते हैं, लेकिन तीसरी वीडियो में गारंटी से कह सकता हूँ कि आएगी, और उसमें ये होगा कि आसिफ अली ज़रदारी की बहन का नाम फरियाल तारपुर है, बेटे का नाम बिलावल भुट्टो है। हाँ नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये जो कल से बयानात दे रहे हैं ना वीडियो के जरिए, ये अदालत में दे दें, उसके बाद उस पर सैर हासिल बहस कर लेंगे। अब कुछ अहम खबरों पे यार बात नहीं कर नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आप क्या बात कर रहे हो यार, ये अदालत में ही तो दी है। रोजाना ये अदालत से 12 बजे बैठती है, हर टीवी चैनल पर ये अदालत बैठती है। ट्रायल बाय टिकर होता है यार, मजाक नोट कर लिया, खबर असल खबर भी है। लेकिन चलो वीडियो भेजने वाले के तमगा चे जो बनता ही बनता है। आज की बड़ी खबर जो है वो अच्छा, सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से, जो कि जाहिर है रेटिंग के एतबार से जीरो खबर है, लेकिन हमारे हिसाब से वो ये है कि इस साल मानसून की जो बारिशें हैं वो 20% ज़ायद होंगी पाकिस्तान में, और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो बहुत ही मिसाली हैं। उसका सबूत ये है, वी आर रेडी। यस, ओके, गुड, डेफिनेटली, बिल्कुल। अब तो इतनी दफा ये हुआ है कि अब तक तो तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन थोड़ा वफाकी वजीर पहले हम तस्करा ना कर लें प्री मानसून की जो बारिशें हुई हैं कल पेशावर के अंदर, उसमें काफ़ी खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान भी हो गया। तो उसमें ये हुआ है कि शदीद बारिशों के नतीजे में घरों की छतें दीवारें गिरने से 3 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। प्री मानसून बारिशें हैं, अभी जो मानसून का सीज़न आएगा, और उसके बाद जो है ना तूफ़ान से बिजली का निज़ाम मुतासर हो गया। 70 से ज़ायद ज़ख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 95 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाले तूफान और बारिशों में सबसे ज़्यादा तबाही बन्नू और मर्दान में हुई है। लेकिन हम मानसून के लिए तैयार हैं। चलो शुक्र है यार। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की सदारत में कल एक इजलास हुआ, जिसमें ये बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्लड वार्निंग के जो 7 रेडार हैं वो सब के सब फरसूदा हो चुके हैं, नाकारा हो चुके हैं, ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ओके, यानी अब जो है, जो करना है फ्लड को करना है, जो करना है शेर को करना है, हमें सिर्फ उसे भुगतना है। शाबाश। सबसे पुराना जो रेडार है वो 1978 में सियालकोट में लगाया गया था, और आखिरी जो है 2004 में मंगला में लगाया गया था। अर्ली वार्निंग सिस्टम हर 10 साल बाद आपको अपग्रेड करना पड़ता है, वरना वो ऑब्सोलीट हो जाता है, नाकारा हो जाता है। उसके बावजूद आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा जो खौफनाक सैलाब मुझे भी याद है, और आपको भी 2010 में आया था, जिसमें नौशहरा, 4 सद्दा वगैरह सब डूब गए थे। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि वहाँ प्रायोरिटी पे फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाया जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी डेरा इस्माइल खान में 1994 से, यानी 22 साल पुराना जो रेडार है वो काम कर रहा है। एक चीज़ भी इसमें मैं ऐड कर दूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम की अहमियत क्या है। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक $1 आप खर्चे अर्ली वार्निंग सिस्टम में, तो कितने $36 आपके बचते हैं, नुकसान से बचते हैं 1 to 36। लेकिन जाहिर है कि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो रिटर्न कहाँ से आएगा। अच्छा, ये मंसूबा भी पेश किया गया था हुकूमत के सामने कि भाई जनाब अभी भी लगा लें, लेकिन वो फिलहाल 7 अरब रुपए चाहिए इस मंसूबे के लिए, जो मेट्रो महकमा मौसमियात है उसके हिसाब से, ताकि 21 रेडार वो लगाना चाहते हैं, 100 जो रसदगाहें हैं उन्हें अपग्रेड करना चाहते हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलाव पे नज़र रखने के लिए 2 स्टेशन कायम करना चाहते हैं। 7 अरब रुपए चाहिए। अब हुकूमत ये कह रही है यार ये बहुत ज़्यादा रकम है, हमारे पास है नहीं। तो मुझे अचानक से याद आया कि शहबाज शरीफ जो तैयारा रिप्लेस कर रहे हैं अपने लिए, तो 2 अरब रुपए तो वो आ गए, है ना। लेकिन वो तो सुबह ही हो गया ना यार। नहीं तो सूबों में ही तो फ्लड आएगा यार। बात तो सही है। और सबसे ज्यादा तो पंजाब में आता है। और खादिम आला को मौका कैसे मिलेगा फिर यार, मतलब तो बूट से राके, तो इस वक्त सुनहरी मौका है कि वो जो 2 अरब रुपए का तैयारा खरीद रहे हैं ना, अभी पुराना ही रखें, तो वो जो है इस अर्ली वार्निंग सिस्टम में लगा दें। बलोचिस्तान के वजीर आला
कोयटा में रहते तो होंगे वैसे, कभी कभी मैंने जब भी इस्लामाबाद गया हूँ उनका तैयारा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे देखा है। उनका तैयारा, हाँ उनका वो ATR खड़ा हुआ, हाँ वो ATR नहीं छोटा वाला, चलो जो भी है। तो छोटा अब वो इस्लामाबाद में रहे और उनका जो पैसा है, अब जाहिर है कि जब गठड़ियों में निकल रहा है, लोगों के घरों से निकल रहा है, फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह, बेकरी में भी वो सारा जो पैसा निकल रहा है ना, वो फ्लड वार्निंग सिस्टम में जमा करा सकते हैं। सिंध में तो पैसा बचता ही नहीं है, विफाक सबसे ज्यादा जुल्म करता है, तो सिंध का मैं जिम्मा नहीं ले सकता कि इन बेचारों के पास तो अपना ही पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो ये कहाँ से लेंगे। बहरहाल ये कि अब भी थोड़ी सी बात तगोदो की जाए और CPEC के कुछ मंसूबे कुछ इधर उधर से करके 7 अरब रुपए, यार इतनी ज़्यादा रकम नहीं हो सकता है, और उससे हमारा, आपको अंदाज़ा है 2010 में जो सैलाब आया था उससे इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ था, आप बताएं, एनी आइडिया? नहीं। 5 to 7 बिलियन डॉलर सिर्फ पंजाब के अंदर, सिर्फ पंजाब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उससे, उसके मुकाबले में देखो यार 7 अरब रुपए नहीं निकल रहे हैं। हालांकि अगर आप इसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो इससे ज्यादा अच्छा रिटर्न तो आपको कहीं से कुछ नहीं। ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ग्लेशियर लीक आउटबर्स्ट फ्लड स्टेशन एक लगाना है 45 करोड़ रुपए का। अभी जो बजट पेश हुआ है जिसमें जाहिर है बहुत सी सेहत और तालीम अच्छा बजट है, लेकिन इस तरफ फिर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी कि भाई इस पे भी वो कर लें जो इमीडिएट मुसीबत आने वाली है उसके। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो पैसा बन रहा है ये तो चले वो नहीं है ना, लेकिन जो पैसा है उसके साथ भी क्या हो रहा है। मसलन 2010 में मैंने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया ना कि सैलाब, ट्रैवलिंग बहुत की। हिफाजती पुश्ते जो इरिगेशन का महकमा बनाता है उसके लिए सैकड़ों बेलदार होते हैं, उनमें से आधे या तो छुट्टी पे होते हैं या साहब के घर पे काम कर रहे होते हैं या घोस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब कोई फोटो सेशन होता है तो वो बेलदार जो हैं वो कस्सियाँ वस्सियाँ पकड़ा के उन्हें पुश्तों पे लगा देते हैं। अब पुश्ते पे कितने टन रेत, पत्थर, गारा, मिट्टी लगी, इसका हिसाब किताब या तो अल्लाह ताला को मालूम है या उस इलाके का जो एक्सीन या ज़िम्मेदार अफसर है उसे मालूम है या MPO को मालूम है। तो उन्होंने जी एस्टीमेट बना के भेज दिया कि जी हमने जो ये पुश्ता बनाया था इस पे 2.5 करोड़ रुपए लग गए। अल्लाह बेहतर जानता है 2.5 करोड़, और इसका कोई ऑडिट करने का तरीका ही नहीं है। इसके अलावा जनाब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बिल्कुल कायदे से तो हर साल और जून से पहले तो लाजमन इजलास होना चाहिए। आपको पता है आखिरी इजलास कब हुआ होगा इसका? एनी आइडिया? पिछले साल फरवरी 2013। ओके, यस, 3 साल, यस अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि डिजास्टर तो हम पूरी तरह तैयार आपको बता के आएंगे ना सैलाब का मुकाबला करने के लिए, और सैलाब आ जाए और हम देखते हैं। सर लेकिन मेरे पास खुशखबरी है, ये मत करें आप, अभी वो नया जो है ना रेडार सिस्टम मर्दान में लगाया जाएगा, 2017 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, तो 2018 में जब बिजली आएगी तो सैलाब नहीं आएगा। ये चीज या नहीं आएगा, सैलाब आएगा लेकिन आपको पहले से पता लग जाएगा। हाँ, आप उसको उसमें बिजली बना लेंगे उससे ना, मतलब एज विद एवरीथिंग एल्स अपनी मदद 2018 तक सब इंतजार करें, क्योंकि 2018 तक सबसे जो मुझे बहुत चीजों का अफसोस होता है, एक चीज का मुझे अफसोस होता है कि आपको पता है, आपको याद होगा कि वाटर मैनेजमेंट पर पिछले हफ्ते शायद हमने एक शो किया था, तो जो खातून जिनसे हम बात कर रहे थे लुबना साहिबा, उनका ये कहना था कि यार अगर आप सिर्फ अपनी जो एग्जिस्टिंग पानी है उसको मैनेज कर लें, ठीक है, आप देखें आप कह रहे हैं कि 20% ज्यादा होंगी जी मानसून की बात, दैट्स व्हाट द प्रेडिक्शन इज, दैट इज फ्री वाटर। ये एक अजाब भी है, इसको आप नेमत में भी तब्दील कर सकते हैं। कहाँ महफूज करें? वैसे सर जब फ्लड वार्निंग सिस्टम नहीं है और मैं अगर रिजर्वायर बनाने की बात करूंगा तो मैं खुद अपने आप को बेवकूफ समझूं तो क्या फायदा है, क्या फायदा है? अगेन सेल्फ हेल्प की बेसिस पे ही होगा ना ये सब कुछ। अच्छा, आप भी एनडीएम में अंग्रेज के ज़माने से एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर ये होता था कि मई में सतह पे डिप्टी कमिश्नर की सदारत में आखिरी इजलास होता था, जिसमें ये होता था यार ये बता दो कि इस साल तुम्हारे पास वसाइल कितने हैं, सूबाई हुकूमत कितने वसाइल दे, मुतवक्का तौर पे क्या क्या आप नुकसानात जो हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं और या नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब जून जुलाई में बारिशें शुरू होती थीं तो उस वक्त तक खूब तैयारी होती थी, लिहाजा अंग्रेज़ के ज़माने में हालांकि खौफनाक सैलाब आए, हालांकि तरबेला डैम, मंगला डैम नहीं हुआ करते थे, हालांकि फ्लड वार्निंग रेडार का कोई उस तरह से नहीं थी। उसके बावजूद जो है बेघरी या तबाहकारी का जो सिलसिला था
वो इस दफ़ा इस लिहाज से कम होता था जो अब होता है। लेकिन देखें अगर ये करेंगे नहीं ना तो कैसे होगा कि एनडीएम में जो है मेट डिपार्टमेंट पे इल्ज़ाम लगाएगा, मेट डिपार्टमेंट कहेगा नहीं हमारे पास चीज़ें नहीं थी। आपको पता है लास्ट, हाँ नहीं लास्ट ईयर यही हुआ था, एनडीएम ने कहा जी हम तो तैयार थे लेकिन मेट डिपार्टमेंट ने बताया ही नहीं हमें। तो मेट डिपार्टमेंट कहने लगा जनाब आपने चीज़ें तो तैयार रखनी थी ना, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपने बताया क्यों नहीं। देखिए अब सब अगेन आई मीन थोड़ी सी मैं संजीदा बात करूँ, ये जो है ना क्लाइमेट चेंज, ये कोई मतलब अपर क्लास इशू नहीं है मेरी जान, अगर लोग ये समझते हैं। ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि जितनी तबाही आती है, ठीक है, जितनी इससे बेरोजगारी पैदा होती है, आपका ख्याल है वो जो लाखों करोड़ों लोग जो इससे मुतासिर होते हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज अ रिक्रूटिंग, दे बिकम रिक्रूटिंग फॉडर आल्सो ना यार। लेकिन यार कुछ लोगों के लिए डिजास्टर इंडस्ट्री है, ये भी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा तो नए ठेके आएंगे, तो नए कमीशन मिलेंगे, तो नए पैसे बनेंगे। यार ये भी तो देखो। नहीं बिल्कुल सर एक और तजवीज़ और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये भी बड़ा जरूरी होता है। एक और तजवीज़ आई है, वफाकी वजीर जो एहसन इकबाल प्लानिंग ज़ाहिर है वो प्लानिंग करते हैं बहुत इमैक्युलेट। उन्होंने अभी कहा सिविल डिफेंस के हुकाम से दरख्वास्त की कि नौजवानों को सैलाब की सूरत हाल में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तरगीब दें, यानी कि जंप मार। अर्ज करता हूँ यहाँ का जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट है हुकूमत सिंध का, एक जीप है, 2 कमरे हैं और सारा जो बजट है वो तनख्वाह में सर्फ हो जाता है। अब वो पूरे सिंध पे एक जीप में घूमेगा और नौजवानों को मुनज़्ज़म करेगा। और रैपिड रिस्पांस फोर्स एनडीएमए का एक प्रोजेक्ट था, बड़ा पेट प्रोजेक्ट था, रैपिड रिस्पांस फोर्स, आई डोंट नो कि कहाँ है। सिविल डिफेंस जो है वो आखिरी जो नौजवान उसमें रजिस्टर में भर्ती हुआ था आखिरी, हाँ, वो 1972 में हुआ। मैंने सुना था कि लाहौर में कोई डॉल्फिन फोर्स बनाई गई है, लेकिन हो सकता है कि वो नहरों के लिए नहीं है। अब आप जो है ना मजाक, अब आप मजाक करें, इसका मतलब है ये सेगमेंट से निकल जाए। नाज़रीन इस वक्त वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता एक माह से जिस तवातुर से हमारे यहाँ गैरत के नाम पर कत्ल हो रहे हैं और दूसरे संगीन जराइम, उससे ये लग रहा है कि हमारे माशरे में जो ये वहशत का ये अमल है अब ये एक रूटीन बनता जा रहा है। आज और कल के दरमियान भी 3 ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जिससे शायद हर एक के ज़मीर को थोड़ा सा झटका ज़रूर लगा है, लेकिन क्योंकि ये इस तवातुर से हो रहे हैं तो शायद उस पर उतनी हाहाकार नहीं मची है। आज ही का वाक़या है जब गैरत के नाम अच्छा, ये अनहोने वाक़यात हैं जो अब हम कर रहे हैं, ये रूटीन वाले नहीं हैं कि फलाने किसी मर्द ने औरत को गोली मार दी। ये बिल्कुल ऐसे वाक़यात हैं जो एक नए ट्रेंड को जाहिर कर रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि अब वायरस कहाँ कहाँ फैल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। गुजरावाला में जैसे आज एक वालदा ने अपनी 20 साल की बेटी का गला काट के उसको, शादीशुदा थी, उसने से पसंद की शादी थी, 2 साल की उसकी बेटी थी, उसको वो उसने पसंद की शादी की, फिर वो उसको लेके घर आई बना करके और उसके बाद उन्होंने उसको जान से मार दिया। मतलब खानदान की इज्जत बचा ली ना इस तरह। हाँ। अच्छा, और मजे की बात है कि मजदूर फैमिली, हाँ, दोनों फैमिलीज मजदूर तबके से ताल्लुक रखती हैं, ऐसा भी नहीं था कि कोई। अच्छा, कल ये हुआ कि एक मसीही लड़की थी, उसके भाई ने जो है अपनी बहन को इसी, ये संडे का वाक़या है सियालकोट का, बिल्कुल सियालकोट। इसहाक मसीह एक बच्ची थी, वो अपनी पसंद की शादी करना चाह रही थी, एक और क्रिश्चियन नौजवान था मोहल्ले में, उससे सबको पता था, फैमिली को भी पता था। तो झगड़ा हुआ सैटरडे की रात को, फिर वो जाहिर है झगड़े के बाद सो गए घर वाले। तो उसका जो भाई था साकिब, उसने डंडों से उसका सर कुचल दिया और उसको मार दिया, अनम को। बाप ने ये काम किया है कि सीधा वो थाने गया और उसने अपने बेटे के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। अच्छा, ये जो क्रिश्चियन हलके हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही अनहोनी सूरत हाल है कि मसलन हमारी कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में इस तरह का होता है, बहुत ही रेयर, कभी किसी ने कोई सुना होगा। लेकिन अब जो देखा देखी
चीज़ें माशरती चूँकि बुराइयां हैं तो वो इसी तरह फैलती हैं, बिल्कुल एक से दूसरी कम्युनिटी की हाँ, तरफ। तो क्रिश्चियन बिल्कुल वायरस क्रिश्चियन कम्युनिटी बिल्कुल वायरस की तरह, अगर आप वायरस को ट्रीट नहीं करेंगे, इलाज नहीं करेंगे तो फैलती जाती है। और रमज़ान में जहाँ सब्र का दर्स दिया जाता है, मतलब वहाँ उस मतलब महीने में ये हो रहा है। मैं वैसे आपको एक बात कर रहा हूँ, हम कहते हैं ना कि अपने आप को कंट्रोल करें, सब्र करें, तो मतलब ये इस तरह के, अब जैसे आज जो मुल्तान में खातून ने शादी की पेशकश ठुकराने पर नौजवान पर तेजाब फेंक दिया। हालांकि अब तक तो यही हम सुनते आए थे ना कि ये भी बहुत अनहोनी बात है। ये मतलब मतलब इस तरह का मुझे शायद 1 या 2 केसेस याद आए, और मैं अभी आपको नहीं बता सकता वो कब के हैं। ऐसी मुझे याद है कि ऐसी स्टोरियां सामने आई हैं, लेकिन अगेन अनयूजुअल है ये। लेकिन हमारे माशरे का जो रिएक्शन जिस तरीके से आ अच्छा, रहा है, ये तो मुझे लग खातून, रहा है कि ये केस इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि ये जो खातून थी जिन्होंने तेज़ाब फेंका, 36 साल की इनकी उम्र और शादीशुदा 4 बच्चों की माँ, और ये एक लड़का था जो इनसे उम्र में कोई 12 साल छोटा था, उससे शादी करना चाह रही थी। कुछ बकौल पुलिस के मामलात भी चल रहे थे, लेकिन उसकी भी शादी हो गई थी, उसके वालिदैन ने करवा दी थी। उसके बावजूद ये खातून इंसिस्ट कर रही थी कि अगर तुम मुझसे शादी करो तो मैं अपने फैमिली को छोड़ सकती हूँ, लेकिन जाहिर है वो नहीं माना। तो इन्होंने कल रात खातून ने उसको बुलाया घर और तेज़ाब जो है वो उसका स्प्रे कर दिया, और उसके बाद वो भागा। और उसके बाद खातून ने इस लड़के के भाई को फ़ोन किया कि वो आ रहा है और उसका ख्याल रखना, और उसके बाद फिर पुलिस ने सुबह को खातून को गिरफ्तार। जब नहीं आया तो उसका भाई बाहर निकला तो खेतों में ये पड़ा हुआ था तेजाब। तो ये बहुत ही अनयूजुअल है कि तेजाब का जो इस्तेमाल है वो खातून की तरफ से मर्द पे किया जाना, और वो भी इस तरह के मामलात में। लेकिन ये तवातुर से जो ये वाक़यात हो रहे हैं, ज़ाहिर है जीनत का वाक़या, उससे पहले अमरीन का वाक़या, फिर मारिया का वाक़या, बहुत सी चीज़ें। अभी मुझे मरी में ज़ाहिर है वो एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी गया आसमा जहांगीर की क़यादत में, HRCP का। उन्होंने भी यही कहा कि वहाँ पे उन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव है फिर कॉम्प्रोमाइज़ का और सारा कुछ। तो इन दी एंड नहीं, वो तो खैर हो ही जाता है, लेकिन देखो ना, और लड़कियों को जलाना या औरतों को जलाना ये भी रिसेंट फिनोमेना है लगातार इस तरह से। जी बिल्कुल। साल में 1-8 दफ़ा तो सुनने में आता था। ज़्यादातर ये है कि मर्डर वगैरह के होते थे, या कभी दफन कर दिया या गोली मार दी, जो भी होता था। लेकिन ये जो जिंदा जलाने का एक फैशन आया है, और फिर ये जो अनयूजुअल इस तरह की वारदातें शुरू हो गई हैं, ये तो बता रही हैं कि हम तो और तरक्की माकूस की तरफ जा रहे हैं, दौरे वहशत की जानिब जा रहे हैं। बिल्कुल वही ना, वहशत का एक अमल है जो कि ख़त्म होके ही नहीं, पार्लियामेंट को फुर्सत नहीं है बैठ के गौर करके कुछ करने की। बिल्कुल सही बात है। और अगेन वही जो गैरत के नाम पर कत्ल का बिल था, जिसमें जो वारिसों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के मतलब उसको भी मना कर दिया गया था, वो पार्लियामेंट ने ऐसे उठा के रद्दी में फेंक दिया। और पार्लियामेंट से मुराद दोनों हाउसेस। जी हाँ बिल्कुल, नहीं सब गिल्टी हैं, सब गिल्टी हैं। एवरीवन इन द पार्लियामेंट इज गिल्टी। इस बात को इग्नोर करने के, मैं आपको बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे यही है कि जब तक आप इस लूप होल को प्लग नहीं करोगे, जब तक इस कॉम्प्रोमाइज़ की शिक को आप नहीं हटा के फेंकोगे कानून से, जब तक आप सजा नहीं दोगे, तो आपका माशरा बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता। कि आपका कानून जो है वो इजाज़त देता है एक एडल्ट, चाहे वो लड़का अच्छा, जो बात हमें पता है ज़रा, और वो पार्लियामेंट वालों को नहीं पता क्या? यार हम तो ऐसे बात करते हैं जैसे उन बेचारों को पता होता है इंडिविजुअली। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि पुश करते हैं, जाहिर है जो बिल लेकर भी आते हैं, उसमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं। और ख़वातीन की बात जाहिर है जितनी हमारे माशरे में सुनी जाती है उतनी पार्लियामेंट में सुनी जाती है। तो वो उसी के रिफ्लेक्शन है कि कोई ऐसा जो है सिलसिला देखने में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसी कानून साजी हो जिसमें किसी भी तरीके से इन वाक़यात के तदारुक के लिए कुछ की। क्या इसके अलावा कुछ कहना है किसी को? नहीं, वक्फा ले लेते हैं। आप जितना भी कहेंगे इस मौजूद जितना भी सर हमने पहले भी इतनी दफ़ा इस पे बातें की हैं, क्या किसी ने सुनना है? नहीं, लेकिन हमने तो कहना तो है सर, कोई सुने या ना सुने, सही बात है। कहते रहे आप। चलें भाई, वक्फा ले लें।
वेलकम बैक जी। यू टर्न मारना सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदानों का काम नहीं है, अब लगता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी एक यू टर्न मार लिया है। कल की ही बात है कि हम बात कर रहे थे कि तोरखम बॉर्डर पर एक सीज़ फायर अनाउंस हो गई है, सफ़ेद झंडे लहराए गए हैं, और कल की ही बात है कि अफ़गान सफ़ीर हज़रत उमर ज़खीलवाल ने एक पाकिस्तानी मिलिट्री डेलीगेशन के साथ मुलाकात की और वहाँ पर सीज़ फायर के अनाउंसमेंट भी हुई। और उसके बाद ज़खीलवाल साहब ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया कि हमारी बड़ी कामयाब मुज़ाकरात रहे हैं और सीज़ फायर हो गई, अब हम टेंशन्स को डिफ्यूज़ करेंगे, फ़ौजों को वापस बुलाएंगे और एक सोल्यूशन, नेगोशिएटेड सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद ही ज़खीलवाल साहब ने एक और पोस्टिंग की अपने फेसबुक पेज पर, और इस दफ़ा वो कहने लगे कि जी हमने तो कभी इजाज़त ही नहीं दी थी कि ये तोरखम बॉर्डर पोस्ट पर कंस्ट्रक्शन की जाए, जो वैसे पाकिस्तान की सरजमीन पर है, तो आपकी इजाज़त लेना पता नहीं ज़रूरी है हमारे लिए या नहीं। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमने ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी ये मैसेज कन्वे कर दिया है, और अगर पाकिस्तान डटा रहा तो मैं रिवील कर दूंगा कि उन मुज़ाकरात में क्या क्या कहा गया है। और माना कि ये बहुत ही डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है अफगान सफ़ीर की, और ये भी कहा कि अगर यही सूरत हाल है तो मैं इस्तीफ़ा दे के वापस अफगानिस्तान चला जाऊंगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है हाँ। कि आज अफगानिस्तान की साइड से जो सफ़ेद झंडे हैं वो उतर गए हैं। अच्छा। और कशीदगी दोबारा हो गई है, मतलब हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो जो है। लेकिन बात वही है ना, वहाँ पे क्योंकि कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट नहीं है, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऑब्वियसली अब यही पॉइंट है। कुछ जर्नलिस्ट से बात हो रही थी जो अफगानिस्तान को काफ़ी कवर करते हैं कि असल स्टोरी इसके पीछे क्या है कि एम्बेसडर ने तो अपना काम किया, जो डिप्लोमेटिक काम है उसका, लेकिन जो फैक्शंस हैं अफगान गवर्नमेंट में, ख़ासतौर में अमरुल्लाह सालेह की जो फैक्शन है जो बिल्कुल ही एंटी पाकिस्तान है। आपको याद है कि अमरुल्लाह सालेह ने हाल में ही एक फेक फेसबुक पेज भी पोस्ट किया था उमर मतीन साहब का कि जी ये पाकिस्तानी है, हालांकि वो अफगान है या यूएस सिटीजन है एक्चुअली। तो ये फैक्शन अब उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने बेच दिया अफगानिस्तान को, तो अपनी जान और अपनी नौकरी बचाने के लिए वो अपने आप को कवर कर रहा है। तो अगेन ज़ाती मफाद है, नुकसान पूरे मुल्क का है। दूसरा, पाकिस्तान में ऑफिशियल यही कह रहे हैं कि जनाब हम तो वो बना रहे हैं गेट और तामीर चल रही है उसकी, और बिल्कुल हमें बनाने भी चाहिए, हमारी सरजमीन है, और आप कौन होते हो हमें रोकने वाले। एनीवे, पॉइंट इज, चलें अफगानिस्तान में बात करें तो यार आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी AFP से इन्हें पब्लिश किया, एसोसिएटेड अजांस फ्रांस प्रेस, सॉरी, डॉन में भी शाया हुई है। और वो ये है, एक तालिबान की एक नई स्ट्रेटजी, नई तो नहीं है लेकिन पहली दफ़ा उस पर गौर किया गया है 2 साल की रिसर्च के बाद कि पुलिस चेक पोस्ट और पुलिस मतलब स्टेशंस पर हमले कराने के लिए वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कौन से बच्चे? वो बच्चे जो बच्चेबाजी का शिकार रहे हैं, खूबसूरत बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके से बैकग्राउंड ये था क्योंकि सुसाइड बॉम्बर ज़ाहिर है जैकेट पहन के आता था तो वो डिटेक्ट हो जाता था, तो इस वजह से ये नया प्लॉय है। बिल्कुल। अब एक एग्जाम्पल भी दिया है कि पिछले साल देहरावूद ज़िले में, और ये उरुज़गान सूबे की बात हो रही है जो सेंट्रल अफगानिस्तान में कि वहाँ पर एक हमला हुआ था एक पुलिस चेक पोस्ट पे, और पता नहीं कोई 7 पुलिसमैन इंक्लूडिंग द कमांडर मारे गए थे। अब मतीउल्लाह जो एक पुलिसमैन है जो ओनली सर्वाइवर थे उस अटैक के, उसका कहना था कि जी ये एक बात रिपोर्ट नहीं हुई कि ये हमले में जो हेल्प की थी तालिबान की, वो एक बच्चे ने की थी जो उस पुलिस चेक पोस्ट के कमांडर का सेक्स स्लेव था, उसको अगवा किया हुआ जिनसी गुलाम था, और उस पे ज़्यादती होती थी, उसका रेप करता था। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आपको याद होगा 94 में जब तहरीक तालिबान उठी थी कंधार से, इसीलिए उठी थी, तो बुनियादी मसला ये था कि वहाँ जो गवर्नर था और जो मलेशिया थी उन पे आपस में जो है खूबरू बच्चों पे लड़ाई थी, और उसकी वजह से लोग बहुत ही तंग आ चुके थे, और उसकी वजह से तालिबान। अब यहाँ भी मसला ये है कि ये जो बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं हरावल के तौर पे और अट्रैक्ट करने के लिए टारगेट्स को, ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी जैसा कि आपने कहा कि जैसे उर्ज़गान की पुलिस है, मतलब उर्ज़गान में 370 पुलिस चेक पोस्टें हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट के मुताबिक 3 से 4 बच्चे जो हैं हर चेक पोस्ट पे हैं, और पुलिस वाले ये वहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें तनख्वाह भी मिलेगी,
हमें रिहाइश वगैरह सहूलतें मिलेंगी और हमें ये जिनसी गुलामी की सहूलत भी जो है इसमें पैकेज शामिल होगी। अब जाहिर है कि जब आप तंग आके बच्चे भागते हैं तो तालिबान की तरफ जाते हैं, अच्छा वो रिवेंज लेना चाहते हैं, इंतकाम लेना चाहते हैं उनके साथ जो हुआ, बिल्कुल, तो तालिबान फिर उन्हें कहते हैं अच्छा इंतकाम लेने का बेहतरीन मौका ये है कि आप जाएं और उन्हें उड़ा दें, और ऐसा ही होगा। और ना सिर्फ जाएं, वहाँ आप कुछ टाइम गुजारें, और टाइम तो वैसे ही गुजार रहे हैं ना, वो तो पहले से ही वहाँ पे गुलाम है। वो उनको प्लान करते हैं, फिर या तो उनको नशावर वो दे देते हैं कोई खाने में, या फिर ये है कि कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं, या एम्बुश करवा देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको पता होता है कहाँ जाना है। एग्जैक्टली, रात को जब अब ये भी सुन लें कि गिजाब जिला गिजाब है, और इस साल लड़ाई हुई 2 पुलिस कमांडर के बीच कि भाई तुमने मेरे बच्चे को चोरी किया है, ये तो मेरा बच्चा है, तो ये भी हो रहा है। और दूसरी बात है कि एक जज है रोजगान की, उन्होंने कहा कि अगर हमें सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है तो ये बच्चेबाजी की आदत जो पुलिस को है ना, इसको हमें हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पुलिस वालों को ये कहें तो वो कहेंगे कि जी हम तो फिर अपनी नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, हमें बच्चा नहीं मिलेगा तो हम तो काम भी नहीं करते। सोचो अच्छा, यार, सोचो। अब ये है कि ये जो उर्ज़गान है, हाँ, अमरीकी, ऑस्ट्रेलिया और डच जो फौज थे उन्होंने बड़ी मेहनत की कई सालों तक ना कि इसको सिक्योर करें, लेकिन जैसे ही वो गए हैं और उसकी जगह अफगान पुलिस आई है तो वो इन मामलात में उलझ गई है। यार मुझे एक वो किताब याद आ रही है, जरूर ये सब कुछ पाकिस्तान की गलती होगी ना यार, यूजुअली ये सब कुछ जो भी अफगानिस्तान में होता है पाकिस्तान ही करता है। यस, ये किताब एक बड़ी मशहूर आई थी, मूवी भी बनी थी, उसमें एक मुझे वाकई याद आ रहा है कि CIA ने मिड 80s में स्ट्रिंगर मिसाइल जब सप्लाई करने शुरू की है तो उसके साथ साथ साउथ डकोटा जो अमेरिकन स्टेट है, वहाँ से कोई 600 के करीब खच्चर वो भी अफगानिस्तान ट्रांसपोर्ट किए ताकि जो दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके हैं वहाँ इन को ले गए, और वो जो एम्बुश है रशियंस के खिलाफ या अफगान आर्मी के खिलाफ उसमें आसानी हो सके। फिर अचानक ये हुआ कि कोई 6 महीने बाद कुछ खच्चर तो मर गए, जो जिंदा बचे उन्हें अचानक से वापस बुला लिया गया। ये मैं पूछ सकता हूँ क्यों या ना पूछूं? नहीं, पछताऊंगा, ना पूछें। चलो सही है, छोड़ो। और उनको खच्चरों को वापस ट्रांसपोर्ट बैक कर दिया गया। खच्चरों को नहीं छोड़ोगे तो बच्चों को क्या छोड़ेंगे? सही बात है। एक और इसी रिपोर्ट में एक और खबर है, और ये नादिर खान जो वहाँ पे एक कबायली लीडर हैं, उनका कहना है कि जी ये जो कमांडर हैं, पुलिस कमांडर और फौज के कमांडर, वो इलाकों में घूम रहे होते हैं बच्चों की तलाश में, तो हम अपने बच्चों को मतलब अच्छे कपड़े भी नहीं पहना सकते, क्योंकि हमें डर लगता है कि कोई कमांडर अगर देख ले तो उसको उठा के ले जाएगा। और ये एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि इनके 13 साल भतीजा थे, 13 साल के, जो नकीबुल्लाह एक लोकल पुलिस कमांडर ने अगवा कर लिया, अपने पास रख लिया। और कैसे? क्योंकि उसको भेजा था कि यार ये रोटी और खाना दे दो पुलिस वालों को, तो उसने देखा कि तो बड़ा खूबसूरत बच्चा है, उसको अपने पास रख लिया, और उसको उस वक्त रिहा किया गया जब पूरे कबीले के लोग अपने असले के साथ गए और घेराव कर दिया लोकल पुलिस स्टेशन का। तो ये है सर। और अगेन एज यू पॉइंटेड आउट, तालिबान राइज भी इसीलिए हुआ था। और आप जितनी भी गालियां दें, 1996 से 2001 तक जो तालिबान की हुकूमत थी, तो एटलीस्ट ऑफिशियली बच्चेबाजी को बैन किया था। अंदर खानी जो होता था वो तो आखिरकार हमें पता है कि बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक सिचुएशन है। और अच्छा, जब अफगानिस्तान और बॉर्डर पे फटा लो ना सर, आपके अंदर मुल्क में ऐसे काम हो रहे हैं, तो अफगानिस्तान की जब वजारत दाखिला से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ना इस जिनसी रुझान की तस्दीक की या तरदीद की, जबकि अमेरिकन कांग्रेस ने इस बात पर सख्त तशवीश जाहिर की है। लेकिन जाहिर है जब तक अमेरिका वहाँ था और जंग चल रही थी, तो तब तक तो दे लुक द अदर वे एज़ वेल। तो यही होता है, आदत हो तो ऐसी मुल्क चला जाए, आदत ना जाए। सही बात है, कसम से सही बात है। फिलहाल लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ब्रिटिश एमपी जिनको आज कत्ल किया गया ब्रिटेन में, और उसके अलावा जो यूरो फुटबॉल के अंदर हुलीगनिज्म हो रहा है उस बारे में ज़रा ने बहुत कुछ प्रिपेयर किया है, तो हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। और एक और ख़बर ये है कि आज ब्रिटिश एमपी लेबर पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, जो कॉक्स का लीड्स के शहर में कत्ल हुआ है। इफ्तार के वक्त ये खबर मैं देख रहा था BBC पर, और आप इसे संगदिली कहें, आप जो भी कहें, पहला जो मेरे दिल में सोच आई थी कि खुदा के लिए कोई कातिल कोई मुसलमान या कोई पाकिस्तानी ना निकले, नहीं तो फिर एकदम दहशतगर्दी का पर्चा कट जाएगा एज़ यूजुअल। लेकिन अब एनी शाहिदीन के मुताबिक जिस बंदे ने इस पर हमला किया था, थॉमस मेयर नाम है उसका, बंदूक गोली भी चलाई थी और छुरे के साथ भी हमला किया था जहाँ तक हमारी इतलात हैं। उसने ब्रिटेन फर्स्ट का नारा बुलंद किया था। ब्रिटेन फर्स्ट एक नस्ल परस्त पॉलिटिकल पार्टी है यूके में जो मुसलमानों को बैन करना चाहती है, एंटी इमिग्रेशन भी है, एंटी यूरोप भी है। और आपको पता है आजकल यूके में डिबेट चल रहा है ब्रेक्जिट पे कि यूके को यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो बिल्कुल, तो जाहिर है कि हम चाहेंगे। एक MP थी और इन्होंने हाल ही में रेजोल्यूशन भी पेश की थी कि सीरिया के जो महाजरीन हैं उनके 3000 से ज़ायद बच्चों को ब्रिटेन में लाया जाए, और उन्होंने कहा था ये इंसानी हमदर्दी के तौर पर हमको करना चाहिए। जी, और इजराइल ने जब गाजा पर हमला किया था, और ख़ास तौर पर आपको याद है कि गाजा की बीच पर 2 बच्चों को मारा गया था, तो इन्होंने बहुत तो इन्होंने बहुत शदीद मसम्मत। अच्छा, इनके जो शौहर हैं ब्रेंडन कॉक्स जी, इनका जो बयान है उससे भी रिफ्लेक्ट होता है कि नस्ल परस्ती का शिकार हुई हैं। उनका कहना है कि वो जिन नफरतों के खिलाफ लोगों को मुत्तहद करना चाहती थी उसी नफरत का निशाना बन गई। अब जाहिर है कि जैसे हर एक उमर मतीन के बाद कहा गया था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपोलोजाइज करना चाहिए, तो मैं भी कहूंगा कि ब्रिटेन पार्टी को कम से कम अपोलोजाइज कहना चाहिए, हम ये नहीं। जिस तरह की ब्रिटेन में थोड़ी बिटरनेस है, 25 साल के बाद बरतानिया में 25 साल के बाद किसी MP का इस तरह कत्ल हुआ। 1991 में पिछला कत्ल हुआ था प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के हाथ से। चले, ये खबर हो गई, यूके की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, तो चले UEFA की भी बात कर लेते हैं। अब ब्रिटिश फुटबॉल फैंस की जो रेपुटेशन है वो ऐसी है कि जहाँ पे भी वो जाते हैं तो दंगा फसाद करते हैं, नशे में धुत हो जाते हैं और बहुत ही काबिल एतराज़ हरकतें करते हैं। एक ऐसी ही वीडियो हमारे सामने आई है, ये फ्रांस शहर लील मेरा ख्याल है, उसकी एक मेन जो ड्रिंकिंग एरिया है, जो सारे पब्स वब्स और बार्स हैं, वहाँ पर ब्रिटिश फैंस जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, कुछ पनागुज़ीन होंगे या जिप्सीज होंगे, उनकी तरफ सिक्के फेंक रहे हैं और उन्हें कहने को लड़ो लड़ो जाके ये पैसे उठाओ। अब इस चीज़ की फुटेज नहीं है, लेकिन ये बहुत जर्नलिस्ट माइकल स्टॉथार्ड है, बहुत फेमस है। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की एक बच्चे की, उसने कहा 5 साल का बच्चा है कि ब्रिटिश फैंस ने भीख मांगा था, ब्रिटिश फैंस ने कहा कि नहीं ये पहले ये बियर की बोतल पूरी पियो फिर मैं तुम्हें पैसे देता हूं। 5 साल के बच्चे से 5 साल के बच्चे से, तो उसने 5 घंटों में बियर की बोतल खत्म की, वो बड़े उसने तालियां बजाई, पैसे दिए और फिर कहा कि चलो अब ये सिगरेट पियो। तो सिगरेट पीने से उसने इनकार किया। फिर कुछ और बच्चों को कहा कि ये ले 5 पाउंड है हमारे हाथ में, आप एक दूसरे से लड़े, जो भी जीतेगा उसको ये इनाम। अच्छा, यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप में ना खुद ब्रिटेन में ये हरकतें करते तो इस वक्त जेल में होते हैं। जेल में, लेकिन बाहर ही आजाद है। लेकिन सर ये ऐसा नहीं है, जब रशिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था, जो फेमस कोलिजन हुई थी फैंस के दरमियान, उसके बाद एक्शन तो लिया गया है वर्ल्ड फुटबॉल बॉडी की तरफ से, और उन्होंने जो रशियन फैंस के लीडर हैं प्लस 10 और उनको वापस मुल्क बदर कर दिया है और उनको पहले गिरफ्तार किया गया, 2 के खिलाफ। लेकिन पहली दफा ब्रिटिश फैंस को की सख्त टक्कर हुई है, और ये जो क्योंकि जो टफ टाइम मिला, क्योंकि जो रशियन फैंस हैं उन्होंने सही कुट लगाई है, और वो है सारे नियो नाज़ीज़। वो ट्रेनिंग के साथ आए हैं, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप से वो अपने अटैक्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, हथियार भी हैं उनके पास, और उसकी वीडियोस भी काफ़ी चल रही हैं, और ये फ्लेयर्स भी स्टेडियम में ले आए थे वगैरह वगैरह। और इतनी एक जंग किस्म की हालत है कि जैसे जंगों में नहीं होता कि आपने एक दुश्मन के चेक पोस्ट को कैप्चर कर लिया तो उसके झंडे और रेजिमेंट के ऑर्गेनाइज्ड केओस। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इन लोगों ने झंडे छीने हैं ब्रिटिश फैन से, कुछ पर खून भी लगा हुआ है, माले गनीमत, और आगे ये बेच भी रहे हैं कि यार ये देखें, ये यादगार है हमारी जीत की। तो ये भी हो रहा है। और मगर आप देखना चाहते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, तो ये पिछले 2 सालों से ट्रेन कर रहे हैं जंगलों में। रशियन गुंडे, खासतौर पे एक ग्रुप है अल्ट्राज के नाम से, और वो अपनी ट्रेनिंग ऐसे करते हैं, वो जाते हैं जंगलों में और फिर एक दूसरे से लड़ते हैं, जो 4 राउंड जीत गया
वो उस स्पेशल फोर्स में वो क्वालिफाई करेगा ब्रिटिश गुंडों से लड़ने के लिए, वो क्वालिफाई करेगा ब्रिटिश गुंडों से लड़ने के लिए। और ये जिस तरह लड़ते हैं ना, तो मतलब मुंह फट गया, नाक फट गया, होंठ फट गए, कोई फर्क नहीं है। तो इनके एक बयान भी आया था कि ये जो ब्रिटिश फैंस है ना, ये जो लड़कियों वाले जूते पहनते हैं, हम इनको देख लेंगे। लेकिन ये कि अगेन जो वर्ल्ड सॉकर बॉडी है उसने ये ज़रूर कहा है कि अब अगर दोबारा ऐसी कोई कोलिजन होती है ब्रिटेन और जो रशियन फैंस के दरमियान, तो न सिर्फ दोनों मुल्कों के तमाशाइयों को बैन कर दिया जाएगा, बल्कि उसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों टीमों को भी जो है ना इस टूर्नामेंट से आउट कर दिया जाएगा। तबीयत से कुट लग रही है, आई स्वेयर। और लेकिन एक चीज सोचें, आई मीन अगेन शायद थोड़ी मेरी बिटरनेस हो इसके बाद, ये अगर किसी ब्राउन या किसी देसी मुल्क में ऐसा हुआ होता तो यार क्या मैं हूँ चढ़ा हुआ यार, मतलब मुझे भी इजाजत है चढ़ने की, लेकिन क्या होता है यार, लाइफ टाइम कंपैरिजन मत करो, हर वाक़े को उसके तनाजुर में देखने की आदत है। बिल्कुल फापा कुटनी हो गया, मुझे ये लग रहा है कि वैसे वो मोहल्ले की खाला नहीं होती, कुड़क मुर्गी। चले फिलहाल इतना ही। कल जो है कॉल इन डे होगा और हम तवक्को करेंगे कि आप कॉल करें और मौजू हम ट्वीट हमें कम मेहनत करनी पड़ती है नहीं, जो हमारे कॉलर्स हैं, वंस अगेन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि जितने अच्छे आप सवाल करते हैं, तो हमें भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।